स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट तीसरा चल रहा है बल व दाब। उसमें देखिए आज हम द्रव का दाब और स्तर, द्रव का दाब, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए कि प्रति वहाँ पे दी गई है, क्या करना है हमको कि एक प्लास्टिक की बोतल को आकृति 3.7 में दिखाए अनुसार 1, 2, 3 इन स्थानों पर प्रत्येक स्तर पर दाबन अथवा मोटी सुई की सहायता से छिद्र कीजिए। बोतल में पूर्णतः से पानी भर लेना है और आकृति में दिखाए अनुसार पानी की धाराएं बाहर निकलते हुए दिखाई देंगी। सबसे ऊपर वाले छिद्र को पानी धारा बोतल के पास गिरती है, तो सबसे नीचे वाला छिद्र से पानी धारा सबसे दूर गिरती है। इसके अतिरिक्त एक ही स्तर के 2 छिद्रों में से गिरने वाली धाराएं बोतल के समान अंतर पर गिरती है। इससे क्या स्पष्ट होता है? एक ही स्तर पर द्रव का दाब समान होता है। उसी प्रकार द्रव के गहराई अनुसार दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए बोतल है, बोतल में देखिए 3 जगह पे वहाँ पे होल यानी छिद्र किए गए हैं और उसके अंदर क्या है? पानी है। तो एक निरीक्षण करने के लिए वहाँ पे बताया है कि सबसे नीचे अगर हम देखेंगे, देखिए 1 नंबर पे, तो ये जो पानी की धारा बह रही है ना, वो तो अधिक लंबाई तक जा रही है, दूर तक जा रही है। और सबसे ऊपर की 3 की अगर बात करेंगे तो नज़दीक गिरेगा। और दूसरे नंबर पे जो भी वहाँ पे 2 धाराएं जब आप बनाते हैं, 2 होल बनाएंगे, तो दोनों मतलब क्या हो जाएंगे? वहाँ पे पानी समान मतलब गिरेगा, बराबर, समान लंबाई दूरी जो भी रहेगा उस हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो द्रव का दाब होता है ना, द्रव का दाब, द्रव मीन्स क्या होता है? पानी। तो द्रव का दाब कैसा होता है कि एक ही स्तर पे वो समान होता है। और जैसे जैसे स्तर मतलब जैसे जैसे द्रव की गहराई ऊंचा हो चाहे नीचे हो, जो भी है, उसके अनुसार वहाँ पे जो द्रव का दाब रहेगा वो वहाँ पे क्या हो सकता है? बदल सकता है, यानी उसमें वृद्धि होती रहती है। तो इस तरह से देखिए ये द्रव का दाब होता है। अभी हम पढ़ेंगे, देखिए गैस का दाब। गैस का दाब क्या होता है? कोई गुब्बारा देखिए, वह मुंह से फुलाते समय चारों ओर से फूलता है। गुब्बारे पर छोटा सा छिद्र किया तो उसमें से हवा बाहर निकलती है और गुब्बारा पूर्णतः नहीं फूलता है। ये तो आपने किया भाई। मैं मान लो जो फुगा होता है, बराबर, फुगा या उसको हम गुब्बारा बोलते हैं। तो गुब्बारा जब हम मुंह से फुलाते हैं तो देखिए चारों ओर से फूलने लगता है। लेकिन अगर कहीं पे गुब्बारे में अगर छोटा सा भी छिद्र है तो क्या हो जाता है कि वो बिल्कुल फूलता नहीं है और उसमें से हवा क्या हो जाती है? बाहर निकलती है। तो यह निरीक्षण उपयुक्त द्रव के प्रयोग में निष्कर्ष जैसा होता है। ऐसा दिखाई देता है कि वायु भी द्रव जैसे जिस पात्र में बंदिश होता है उस पात्र के दीवार पर दाब क्या होता है? प्रयुक्त करता है। और सभी द्रव और गैसों को तरल पदार्थ कहते हैं। मतलब द्रव जिस पदार्थ में भी बंदिष्ट होता है ना, तो जिसमें भी वो बंदिश हो जाएगा उसके ऊपर क्या करता है? वो प्रभाव डालता है और उसके ऊपर दाब अपना, यानी कि जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर उनके ऊपर क्या कर लेता है? डाल देता है। और ऐसे सभी द्रव और गैसों के जो जितने भी सारे होते हैं उससे तरल पदार्थ कहते हैं। तो पात्र का प्रवाही पदार्थ पात्र के देखिए सभी पृष्ठभाग पर, दीवारों पर और आधार पर अंदर से दाब प्रयुक्त करता है। बंद पात्र में दिए गए द्रव्यमान के प्रवाही पदार्थ में पाया जाने वाला दाब सभी दिशाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है। अब देखो जो अंदर से क्या होता है कि दीवार या दीवार मतलब जो बॉटल होता है, बॉटल के अंदर से वो क्या करते हैं? वो द्रव के माध्यम से उसके ऊपर दाब प्रभावित करते हैं। और जो बंद पात्र में रहता है तो उसके जो द्रव्यमान के हिसाब से जो अंदर से जो दाब पाया जाता है ना, तो जो भी अंदर से मान लीजिए बॉटल में है, बॉटल में पानी भरा हुआ, तो जो भी दाब वहाँ पे लगता है ना, वो समान रूप से ही प्रयुक्त करता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे कम है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल वहाँ पे नहीं होता है। तो पूरी जगह पे वो एक समान ही क्या होता है? वहाँ पे दाब, मतलब जिस चीज़ में, जिस वस्तु में भी वो द्रव मतलब बंदिश है, वो वहाँ पे क्या कर लेता है? अपना दाब प्रयुक्त कर लेता है। और वो भी कैसा रहता है? समान रूप से। ठीक है, समान रूप से वहाँ पे दाब प्रयुक्त होगा। अभी देखिए वायुमंडलीय दाब, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर देखिए सभी जो है हवा का आवरण है। हवा का आवरण मतलब जो हवा की परत है सभी जगह पे। इस हवा को आवरण को भी हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो ये जो हवा का जो आवरण बाजू में जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कि वायुमंडल या वातावरण भी हम बोल सकते हैं। देखिए पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगभग
16 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है। तो अगर हम वायुमंडल की बात करेंगे तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से लेके लगभग 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर बहुत लंबाई होती है, 16 किलोमीटर तक क्या होता है कि वायुमंडल वहाँ पर स्थित है। उसके भी आगे लगभग देखिए 400 किलोमीटर तक यह अत्यंत विरल स्वरूप में भी पाया जाता है। देखिए 1600 लेके से लगभग 400 किलोमीटर तक वे अत्यंत ऐसे विरल स्वरूप में, विरल मीन्स कहीं कहीं मतलब पूरी जगह पे मिलेगा सबके सब, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये अत्यंत विरल स्वरूप में होता है, कम इसमें, तो ये 400 किलोमीटर तक होता है। हवा के कारण निर्माण होने वाले दाब को वायुमंडल दाब कहते हैं। तो जो हवा के कारण जो भी वहाँ पे दाब निर्माण होता है ना, उसे जो है क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। देखिए ऐसी कल्पना करना है कि इकाई क्षेत्र वाले पृथ्वी के पृष्ठभाग पर बहुत अधिक लंबा एक खोखला बेलन खड़ा है और उसमें हवा भरी है। इस हवा का भार यह पृथ्वी की दिशा में लगाया गया बल होता है, अर्थात हवा का दाब इस भार और पृष्ठभाग के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए वहाँ पे क्या बोला है, ऐसी एक कल्पना कर लेना है कि एक लंबा खोखला ऐसा बेलन खड़ा है और उसमें हमने क्या किया है, बहुत सारी हवा भर दी है। तो जो हवा का भार यह क्या होता है, मान लीजिए कि पृथ्वी की दिशा में लगाया गया बल है, अर्थात हवा का दाब इस भार और पृष्ठभाग के क्षेत्रफल का वहाँ पे क्या रहेगा, वो दोनों का अनुपात रहेगा। और समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले हवा के दाब को देखिए एक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, यानी एक एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो जो भी समुद्र की सतह होती है ना, तो ऊपर जाते समय क्या है कि मतलब एक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है उसे। जैसे जैसे हम समुद्र सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दाब कम होता है। तो समुद्र की सतह से जैसे जैसे मतलब सतह मतलब सबसे नीचे वाला भाग, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे ना वैसे वैसे हवा का दाब वहाँ पे क्या होता है, कम होते रहता है। तो एक एटमॉस्फेयर मीन्स देखिए क्या होता है कि 101 गुना 10 का 30वां घात पास्कल बराबर एक बार होता है। एक बार मीन्स 10 का 30वां घात एम बार होता है, और एक एम बार बराबर देखिए क्या हो जाता है, 10 का 12वां घात पास्कल, सॉरी पास्कल, जिसको हम बोलते हैं हेक्टो पास्कल भी कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब देखिए एम बार अथवा एचपीए इन इकाइयों में बताया जाता है। वायुमंडलीय दाब हवा के किसी एक बिंदु पर सभी दिशाओं से होता है। और यह दाब कैसे तैयार होता है, किसी बंद पात्र में हवा पर होने पर हवा के अणु यादृच्छिक गति से पात्र की दीवार पर प्रहार करते हैं। तो जो भी हवा के अणु रहते हैं ना, तो उनके गति के हिसाब से पात्र, जो पात्र रहता है जिस में भी हम रखते हैं हवा को, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं, दाब डाल देते हैं। और इस अंतर क्रिया के कारण देखिए दीवार पर बल प्रयुक्त होगा और इसी बल के कारण वहाँ पे क्या निर्माण होगा, दाब वहाँ पे निर्माण होता है। और हम भी देखिए वायुमंडलीय दाब पर लगातार सिर पर लेकर घूमते हैं, परंतु हमारे शरीर के खोखले भाग में भी हवा भरी होती है और रक्त वाहिनी भी रक्त होता है। इसी कारण पानी तथा वायुमंडलीय दाब के नीचे हम फंस नहीं सकते। देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर भी हवा होती है और रक्त वाहिनी में रक्त होता है, इसलिए हवा और पानी यानी दोबड़ा और वायुमंडलीय दाब ना होता है ना, उतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव करता नहीं है, मतलब हम उसमें नहीं फंस सकते हैं। तो वायुमंडलीय दाब देखिए हमेशा संतुलित होता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब समुद्र सतह से ऊंचाई के अनुसार देखिए बदलता रहता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल रहेगा ना, तो जैसे जैसे समुद्र सतह की ऊंचाई होती है ना, उसके हिसाब अनुसार मतलब वो वायुमंडल क्या होता रहता है, बदलता रहता है। और यह कैसे बदलता है, देखिए उसकी आकृति 3.9 में सामने क्या की गई है, हमको बताई गई है, जो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।